अच्छा जी, तो यहाँ से हमें पता चल रहा था कि ये बड़ा एक अजीब सी फंक्शन कॉल बनती है अगर मैं लिखता जी कि कार डॉट या कार वन ऑब्जेक्ट है, कार वन डॉट उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है व्हीकल का, तो कार वन डॉट व्हीकल डॉट गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये सेंस नहीं बना रहा। जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रेशन नंबर कार की अपनी इन्फॉर्मेशन है, ये कार का कोई पार्ट नहीं है, व्हीकल या कार का कोई पार्ट नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जब हम एक सिस्टम बना रहे हैं जो कि जिसको प्रोग्राम एक इंसान ने करना है, तो जो हम चाहते हैं कि उसके जो सेंस है वो भी ऐसी बने कि हर बंदा समझ सके। तो अगर फंक्शन कॉल लिखी होगी कार वन डॉट गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो सेंस बनेगी। तो जो कॉमन फंक्शन था वो गेट रजिस्ट्रेशन नंबर था, जो व्हीकल की क्लास में हमने कोड किया था। वहीं पे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर का डाटा नंबर भी डाला, वहीं पे हमने गेटर सेटर भी डाले व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर के। तो जब हमने इनहेरिट किया कार को, तो कार के अंदर वो फंक्शंस ऐसे आ गए और वो डाटा मेंबर ऐसे आ गए जैसे कि इसके अपने डाटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शंस है। तो हम जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हम कहेंगे कार वन डॉट गेट रजिस्ट्रेशन नंबर डॉट सेट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सो ऑन, जो कि सेंस भी बनाएगा कि कार का रजिस्ट्रेशन नंबर खुद उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो व्हीकल अलहदा से बीच में एक कॉन्सेप्ट डालने की एज अ कंपोजिशन कोई सेंस नहीं बनती। इसी तरह स्टूडेंट का भी अगर आप नेम के अंदर स्टूडेंट डॉट नेम सेंस बनाती है कॉल, लेकिन स्टूडेंट डॉट पर्सन डॉट नेम ये सेंस नहीं बनाती कि स्टूडेंट के अंदर एक कंपोज है पर्सन और वो पर्सन का कोई नाम होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो डिज़ाइन को जितना नेचुरल रखें उतना बेहतर होता है, उतना रीडेबल कोड है, उतना कोड आप इजीली समझ सकते हैं, उतना कोड आप आगे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ बेटर वे कि हम रियल लाइफ के करीब करीब फंक्शन कॉल या रीडेबल कॉल्स को बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे मेंबर ये जो लास्ट में पॉइंट है कि कंपोजिशन में जब हम मेंबर्स बनाते हैं तो कभी-कभी उसकी सेंस नहीं बनती। उस केस में इसलिए सेंस नहीं बन रही होती कि जो रिलेशनशिप है वो इनहेरिटेंस का है और उसका सिंटैक्स डिफरेंट होना चाहिए। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एनिमल की ये पूरी जो हायरार्की बनी हुई है, ये शायद किसी ऐसी सिस्टम की हायरार्की बनी हुई है कि जहाँ पे हमने कोई इंफॉर्मेशन बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है और में भी हमने कैटेगराइज किया है। तो हमारे पास जितने भी एंटिटीज हैं जिनको सिस्टम में स्टोर करना है, वो सब के सब एनिमल्स हैं। ठीक है, तो अगर आप बायोलॉजिकली देखें तो एनिमल्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जिनमें सबसे पहले होती है वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स। उनमें वर्टिब्रेट्स में चले जाएँ तो फिर ये मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और इस तरह मल्टीपल कैटेगरीज़ होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हमने ये जो डायग्राम बनाई है ये इनहेरिटेंस रिलेशनशिप दिखा रही है कि इनहेरिटेंस ऐसे होगी कि अगर हमने सारे लिविंग बीइंग जिस तरह हैं ये और ख़ास तौर पे उनमें भी एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स से रिलेटेड कोई सिस्टम बनाना है तो हम कहेंगे अच्छा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जितनी भी चीज़ें वो सारे के सारे एनिमल्स हैं, तो उन एनिमल्स में कुछ चीज़ें मे बी मैमल्स हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं। अभी हम रेप्टाइल्स वाली उसको हायरार्की को डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कहते हैं अच्छा मैमल्स के अंदर हमारे पास कुछ पीपल यानी कि पर्सन्स हैं और कुछ बाकी कैटेगरीज़ हैं, तो डॉग, कैट्स एंड सो ऑन उधर हो सकती हैं। पीपल के अंदर हम कहते हैं कि 2 और कैटेगरीज़ हो सकती हैं, मैन, वुमेन और मैन जो है उसका एक ऑब्जेक्ट, ये जो येलो ओवल है दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट और जितने भी ये ब्लू रेक्टेंगल्स हैं, ये क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ पे एक हायरार्की बनाई हुई है, ठीक है? तो जब भी इनहेरिटेंस करेंगे तो हमारी क्लासेस की हायरार्की बनेगी जिसमें लेवल्स होंगे, टॉप लेवल, फिर उससे नीचे लेवल, फिर उससे नीचे लेवल, फिर उससे नीचे लेवल, ठीक है? तो इस केस में अगर आप देखें तो अगर हम इसको इस डायग्राम को रीड करें तो हम कहेंगे जी कि एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। देन मैमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 मोर कैटेगरीज और 2 और मोर देन 2 कैटेगरीज। तो उनमें पीपल, डॉग एंड सो ऑन बाकी कैटेगरीज एंड पीपल आर ऑफ 2 काइंड, मैन एंड वुमेन एंड मैन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। ये हमने जो रीड किया इसे कहते हैं हम क्लासिफाई कर रहे थे अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, टॉप टू डाउन डाउन जब जाते हैं तो हम क्लासिफाई करते हैं। इसके अदर वे राउंड अगर हम देखें तो हम क्लासिफाई करने की जगह अगर हम बिल्कुल इस तरह से पढ़ते हैं जैसे हम इनहेरिटेंस की बात करें तो हम कहते हैं कि अ मैन इज अ पर्सन या पीपल, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ अ पीपल। उसके बाद पीपल के अंदर कहते हैं तो पीपल इज अ टाइप ऑफ मैमल, मैमल इज अ टाइप ऑफ एनिमल। तो ये जो इज रिलेशनशिप था
ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया जब हम इसको इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस बॉटम टू टॉप पढ़ रहे थे, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है? तो इनहेरिटेंस रिलेशनशिप को रीड करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को टॉप टू डाउन रीड करें तो आप कहेंगे कि टॉप लेवल इज़ द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ द कॉन्सेप्ट। इट कैन बी फर्दर स्पेशलाइज्ड इनटू मल्टीपल टाइप्स एंड देन सो ऑन, नीचे हायरार्की ऐड होती है। इसके अदर वे अराउंड अगर पढ़ेंगे तो जब आप नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो आप कहेंगे जो लोएस्ट होगी लेवल, वहाँ से आप रीड करेंगे तो आप कहेंगे दिस इज़ अ टाइप ऑफ जो उसका पेरेंट होगा। फिर उससे ऊपर हम कहेंगे फर्दर पेरेंट के चलते-चलते ऊपर तक चले जाएँगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एनिमल में क्या कॉमन चीज़ हो सकती है जो नीचे आने वाली सारी की सारी क्लासेस में होगी? कोई चीज़ ज़हन में आती हो, कोई एक एक ऐसी प्रॉपर्टी बता दें जो एनिमल्स के नीचे जितनी भी क्लासेस हैं उन सारों में हो? एग्ज़ैक्टली वेट हो सकता है, और कोई चीज़? हमें भी वो खाते क्या हैं, फूड क्या है, इनटेक क्या है? हाइट हो सकता है, नेम भी आप रख सकते हैं, ठीक है, आपने मे बी एनिमल्स अगर है तो उनका कोई नाम भी रखा हुआ है ताकि आपको याद रहे, कोई आईडी हो सकती है अगर ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा लाइफ स्पैन हो सकता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, हर जानवर की होगी। मे बी अगर इसको थोड़ा-सा आप उस तरफ से ले जाएँ कि कोई सिस्टम ऐसा बना हुआ है जो कि इन जनरल दुनिया में लिविंग बीइंग्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो आप डेफिनिटली उन एनिमल्स के लाइफ स्पैन या उनकी बर्थडे और इस तरह की चीज़ों को नोट रखते हैं कि किस दिन से किस डे तक चला था। ठीक है? ठीक है जी, तो इसलिए एनिमल में कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन आपने खुद आइडेंटिफ़ाई कर ली है, ठीक है? उसके बाद एनिमल्स में से जब मैमल्स और रेप्टाइल्स अलग कर लेंगे, तो मैमल्स की कुछ इन्फॉर्मेशन रेप्टाइल से डिफरेंट होगी। रेप्टाइल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ डेफिनिटली डिफरेंट होंगी जो कि मैमल्स में नहीं है, और मैमल्स में कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कि रेप्टाइल्स में नहीं है। तो ये एडिशनल फंक्शनैलिटी है जो अपने पास ऐड करेंगे। ठीक है? और फिर मैमल से आगे जब पीपल और बाकी चीज़ों को अलग करेंगे तो मेबी पीपल के अंदर कुछ और चीज़ें हम ऐड कर लेंगे। जैसे अभी किसी ने नेम बोला था, तो नेम शायद हम मेबी पीपल के पास आके ज़्यादा सूटेबल लगता है। या मेबी अगर मैमल्स में आपके कुछ पेट्स हैं तो उनको भी कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है रेप्टाइल पेट्स नहीं होते हैं ना? अच्छा नहीं होते होंगे, कोई पता नहीं चलता। लेकिन एनी केस वो नेम वाली शायद इस लेवल में कहीं नीचे जाके आएगी जहाँ से नीचे हर चीज़ के नाम होते हैं। ठीक है? तो आई गेस इस एक पिक्चर से हमने काफ़ी कुछ समझ लिया। अब इससे आगे चलते हैं। तो आगे अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ और इसी तरह की हायरार्कीज़ को इन द फॉर्म ऑफ टेबल डिफाइन किया हुआ है। लेकिन दिस इज़ नॉट अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस कि हम कहें जी कि हम एक टेबल में लिख देते हैं। लेकिन सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे आपको बताने के लिए कि हायरार्कीज़ कैसे-कैसे बनती हैं। क्लियरली इनके अंदर कहीं पे भी कंपोज़िशन वाला रिलेशनशिप नहीं बनता। स्टूडेंट को देखें तो स्टूडेंट के आगे 2 टाइप्स हैं, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। डेफिनिटली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट और ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स ही हैं, तो उनका रोल नंबर हर एक का होगा, ठीक है? रोल नंबर सबका होगा, पर्सनल बायोडाटा, इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सब कुछ होगा। लेकिन जो डिफरेंसेस है वो क्या है कि मेबी ग्रेजुएट स्टूडेंट का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं होता है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है हमारी यूनिवर्सिटी में कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लाज़मी होगा। ग्रेजुएट स्टूडेंट का मेबी हम कहते हैं कि थीसिस होगा, थीसिस में रिसर्च पेपर्स होंगे, तो वो काउंट कौन है? तो ग्रेजुएट स्टूडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से डिफरेंट है। मेबी ग्रेडिंग क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो इनफैक्ट मे बी ग्रेडिंग क्राइटेरिया की बजाय ग्रेजुएशन क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। ग्रेजुएट स्टूडेंट की जहाँ पे ग्रेजुएशन चेक हो रही होगी वहाँ पे उसके नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स डिफरेंट होंगे। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स डिफरेंट चेक हो रहे होंगे। तो ऑफ कोर्स ये जो फंक्शन है मे बी ये चेक करने का कि इज इज एलिजिबल टू ग्रेजुएट या इज इट क्लियर टू ग्रेजुएट, ये दोनों में डिफरेंटली इम्प्लीमेंट हुआ होगा। तो कॉमन चीज़ें भी हैं, डिफरेंट भी हैं। इसी तरह शेप को देखें तो शेप में सर्कल इज़ अ शेप, ट्रायंगल इज़ अ शेप, रेक्टेंगल इज़ अ शेप। लेकिन ऑफ कोर्स इन तीनों के अंदर कॉमन चीज़ ये है कि ये ड्रा होते हैं। इनके लिए ड्रा का कोई फंक्शन होगा, किस तरीके से ड्रा होते होंगे। लेकिन डिफरेंसेस क्या है कि ऑफ कोर्स एक के सेंटर पॉइंट होता है और उसके कोई साइड्स नहीं होती। लेकिन बाकी ट्रायंगल और रेक्टेंगल की साइड्स होती हैं, ठीक है? और वो डिफरेंट तरह से ड्रा हो रही हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंस यानी कि एडिशनल फंक्शनैलिटी के साथ स्पेशलाइज़्ड क्लासेस होंगी। इसी तरह लोन में 3 टाइप्स लिखी हुई हैं, कार लोन, होम इम्प्रूवमेंट लोन एंड मॉर्टगेज लोन। ऑफ कोर्स सिमिलर है कि लोन है, तो कोई अमाउंट होगी। लेकिन बाकी उसके बाद हर एक के ऊपर कोई डिफरेंट रेट होगा, किसी पे कुछ लोन के साथ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता होगा और किसी में कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस होती होंगी। इसी तरह एम्प्लॉयी की बात है तो एम्प्लॉयी अगर यूनिवर्सिटी के हैं तो उसमें
कुछ फैकल्टी मेंबर्स और कुछ स्टाफ मेंबर्स होंगे डेफिनेटली। तो फैकल्टी मेंबर की इन्फॉर्मेशन में मे बी उनकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा काउंट करते होंगे। मे बी जो क्राइटेरिया है फॉर प्रमोशंस वो डिफरेंट होता होगा। लेकिन जो स्टाफ मेंबर है उनका क्राइटेरिया मे बी प्रोजेक्ट्स करने पे या यूनिवर्सिटी की ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करने पे ज़्यादा होता होगा। तो ऑफ़ कोर्स इनकी सिमिलैरिटी तो है कि ये सारे एम्प्लॉइज़ हैं तो उनकी कोई पे होगी, इनका कोई जॉइनिंग डेट होगी, इनकी कोई स्केल होगा, कोई इस तरह की चीज़ होगी। लेकिन डिफरेंसेस भी हैं कि इनका मे बी जो इम्प्रूवमेंट का क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। इसी तरह अकाउंट के अंदर देखें तो अकाउंट की डिफरेंट टाइप होती है, उनके डिफरेंट रूल्स होते हैं। ऑफ कोर्स बैंक्स के पास इनकी डिटेल्स भी होती है कि सेविंग्स अकाउंट में आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और चेकिंग अकाउंट में आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। मज़ीद अभी आगे एक बड़ी डिटेल्ड एग्जांपल देखते हैं जो कि इससे ज़्यादा बेहतर आपको सिखाएगी। वो ये है कि अब ये थोड़ी फॉर्मल है, ठीक है? बाकी पहले वाली थोड़ी इनफॉर्मल वे में लिखी हुई थी और वो दोनों तरीके ऑफ कोर्स यूज़ तो आप कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा सूटेबल नहीं है इनहेरिटेंस को दिखाने के लिए। तो ये जो पिक्चर बनी हुई है इसको आप कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट 100% कंप्लीट पिक्चर, दिस इज़ देयर इज़ सम इन्फॉर्मेशन ओमिटेड फ्रॉम दिस पिक्चर। लेकिन इसको आप एक तरह से क्लास डायग्राम कह सकते हैं, ठीक है? क्लास डायग्राम मीन्स कि इसमें बहुत सारी क्लासेस लिखी हुई हैं। इनफैक्ट कुछ क्लासेस अभी स्किप भी की हुई हैं। ये सिर्फ़ किसी बड़े से सिस्टम का उतना पार्ट दिखाया हुआ है, जिसके अंदर इनहेरिटेंस चल रही है। इसके अलावा इसकी कुछ और क्लासेस भी डेफ़िनेटली सिस्टम में होंगी जिनमें कंपोज़िशन का रिलेशनशिप या एग्रीगेशन या एसोसिएशन के रिलेशनशिप डिफ़ाइन होते होंगे। जैसे यहाँ पे टॉप लेवल पे कम्युनिटी मेंबर लिखे। कम्युनिटी मेंबर की ये जो क्लास लिखी हुई है, इस क्लास के अंदर डेफ़िनेटली नेम की क्लास कंपोज़ हुई होगी, मेबी एड्रेस की भी कोई क्लास होगी जो कंपोज़ हुई होगी। तो कम्युनिटी मेंबर के साथ कंपोज़िशन के रिलेशनशिप बाकी कुछ क्लासेस के साथ डेफ़िनेटली हैं। लेकिन यहाँ पे जो पार्ट दिखाया हुआ है ये इनहेरिटेंस वाला है। तो जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एरो बना हुआ है, मैं इस एरो को ज़रा फ़ोकस करना चाहूँ। ये रिप्रेज़ेंट करता है 2 क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस रिलेशनशिप को। तो इसमें जो एरो हेड है, ये हमेशा हमारी बेस या जनरल क्लास की तरफ होगा, ठीक है? तो कम्युनिटी मेंबर की जो क्लास है, दिस इज़ अ जनरल क्लास, इसकी तरफ हमने एरो को पॉइंट करना है और जो इसका टेल है, वो टेल होगी इसकी डिराइव्ड या स्पेशलाइज़्ड क्लास की। तो ये यूनिवर्सिटी की अगर कम्युनिटी मेंबर की बात कर रहे हैं, तो हर कम्युनिटी मेंबर के पास कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन, उसका नाम, बायोडाटा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सो ऑन ये होगी। उसके बाद इस कम्युनिटी मेंबर से आगे हमारी अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए, तो उसमें मल्टीपल टाइप के कम्युनिटी मेंबर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयी, स्टूडेंट्स, एलुमनाई। ठीक है जी, तो उसके बाद अगर हम बात करें एम्प्लॉयी की खास तौर पे, बाकी में भी ऑफ कोर्स आगे हायरार्की चल सकती है, लेकिन हम एक पे फोकस करते हैं एम्प्लॉयी की। तो एम्प्लॉयी में फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स, ये 2 अलग टाइप के एम्प्लॉइज़ हैं, दोनों के फीचर्स डिफरेंट होंगे। उसके बाद फैकल्टी मेंबर्स में अगर चले जाएँ, तो यहाँ पे भी हमारे पास अब ये जो फैकल्टी मेंबर्स वाली ये हायरार्की बनी हुई है, ये जो पोर्शन है इस पिक्चर का, ये थोड़ा-सा स्पेशल पोर्शन है। इसको अगर देखें तो इसके अंदर जो हायरार्की बनी हुई है, थोड़ी-सी डिफरेंट है। फैकल्टी मेंबर्स कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं और कुछ टीचिंग रोल में हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर वो हो सकते हैं जिनको टीचिंग नहीं करनी। मे बी कोई ऐसी रिसर्च लैब वो चला रहे हैं जिसमें उन्हें कोर्स पढ़ने से एग्ज़म्पशन है। या मे बी वो किसी ऐसी पोस्ट में जैसे डायरेक्टर जो है, उनको रिक्वायर्ड नहीं है कि वो टीचिंग लोड भी लें। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, ठीक है? लेकिन बाकी टीचर्स जितना भी हैं वो सब टीचिंग करते हैं। इसके बाद जो इनके नीचे एक और क्लास बनी हुई है एडमिनिस्ट्रेटर टीचर, इसके अगर अंदर अगर देखें तो ये शायद ऐसा मेंबर है फैकल्टी का जो कि टीचिंग के साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो शायद किसी कंप्यूटिंग जैसे हमारा डिपार्टमेंट है कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट, तो किसी डिपार्टमेंट के हेड की पोस्ट हो सकती है। तो उनके जो एचओडी है फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए ज़रूरी है कि कोर्स भी पढ़ाने हैं और साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी करनी है फॉर द डिपार्टमेंट। तो ये इनके पास दोनों चीज़ों का कंबाइंड फीचर्स होंगे। तो ये अब यहाँ पे जो कंबाइंड फीचर वाली बात है, ये थोड़ी-सी चैलेंजिंग हो जाती है इनहेरिटेंस में। इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी थोड़ी-सी डिफरेंटली करनी पड़ती है, नॉर्मल इनहेरिटेंस की निस्बत ये स्पेशल केस है। सबसे पहले स्पेशल केसेस में ये है कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहा है। ठीक है जी? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है कि इसने 2 डिफरेंट क्लासेस से अपने पास इन्फॉर्मेशन या इम्प्लीमेंटेशन को इनहेरिट किया है। ठीक हो गया? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस होगी। अच्छा इस मल्टीपल इनहेरिटेंस में वैसे कोई मसला नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जिन क्लासेस से ये एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर की क्लास से इनहेरिट कर रहा है, इनका एक कॉमन एंसेस्टर फैकल्टी मेंबर है। इट मीन्स कि फैकल्टी मेंबर में जो कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो पहले टीचर में भी गई और एडमिनिस्ट्रेटर में भी गई
और वही इंफॉर्मेशन यहाँ से टीचर वाली तरफ से भी एडमिनिस्ट्रेटर टीचर में आई और एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से भी एडमिनिस्ट्रेटर टीचर में आई। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर टीचर की क्लास है, इसके पास एक कॉमन इंफॉर्मेशन जो फैकल्टी से आनी थी, वो 2 दफ़ा आ गई है। यहाँ पे इश्यू आ जाएगा कि एक्चुअली फैकल्टी में अगर एक नाम का डाटा मेंबर था, नेम का, तो वो नेम का डाटा मेंबर टीचर की तरफ भी गया, एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ भी गया और दोनों की तरफ से वो नेम का डाटा मेंबर एडमिनिस्ट्रेटर टीचर में 2 दफ़ा आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब ये 2 दफ़ा आ गया है तो ये एक्चुअली मसला हो गया है। तो इसको ठीक करने के लिए इनहेरिटेंस आपको डिफरेंट तरह के वेज़ देती है, जिनमें ये इश्यू भी रिज़ॉल्व हो जाता है कि अगर एक कॉमन एंसेस्टर से सेम इन्फॉर्मेशन 2 तरफ से घूम के किसी एक क्लास में आके मर्ज हो रही हो, तो इसको ये जो प्रॉब्लम है इसे कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। अगर आप देखें तो इसकी शेप बन गई ये डायमंड वाली शेप। तो ये जो डायमंड प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए इनहेरिटेंस में स्पेशल आपके पास वेज़ होते हैं कि ये अगर ऐसे हो तो इनहेरिटेंस थोड़ी-सी डिफरेंटली करनी होती है। ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल थी इस लिहाज से। अच्छा जी, तो अब हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पे इनफैक्ट सब कुछ डिफाइन हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो गई। एम्प्लॉयी और कम्युनिटी मेंबर के बीच में देखें तो ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गई है। एम्प्लॉयी और कम्युनिटी मेंबर में कम्युनिटी मेंबर जो है वो डायरेक्ट बेस क्लास है। अच्छा, फिर अगर फैकल्टी से कम्युनिटी मेंबर को देखें तो ये फैकल्टी के पेरेंट का भी बनिए ग्रैंड पेरेंट है। तो जब आप एक लेवल से ऊपर चले जाते हैं तो जितने भी एंसेस्टर्स आते हैं उनको कहते हैं ये सब के सब इनडायरेक्ट बेस क्लासेस हैं। तो फैकल्टी की इनडायरेक्ट बेस क्लास कम्युनिटी मेंबर है। और अगर आप और नीचे चले जाएँ तो एडमिनिस्ट्रेटर की इनडायरेक्ट बेस क्लास में एम्प्लॉयी भी है और कम्युनिटी मेंबर भी है। तो ये इनडायरेक्ट बेस क्लास हो गई। ठीक है जी? अच्छा जी, तो अब इससे आगे चलते हैं कि हम इनहेरिटेंस असल में करेंगे कैसे? ये तो सारा कॉन्सेप्ट था, मेबी सबको क्लियर हो गया। जी, डायरेक्ट बेस क्लास ये है कि डायरेक्ट इससे से कनेक्टेड एरो के थ्रू। तो एम्प्लॉयी की डायरेक्ट बेस क्लास है कम्युनिटी, फैकल्टी की डायरेक्ट बेस क्लास है एम्प्लॉयी, एडमिनिस्ट्रेटर की डायरेक्ट बेस क्लास है फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटर टीचर की डायरेक्ट बेस क्लासेस हैं एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर, जो एक लेवल ऊपर है। इन्हें डायरेक्ट बेस क्लास कहते हैं। एक से ज़्यादा लेवल जब ऊपर चले जाएँ 2, 3, 4 लेवल ऊपर चले तो जितने भी क्लासेस आएँगी, इसकी लाइनेज में, वो सारी इसकी इनडायरेक्ट बेस क्लासेस होंगी। ठीक है जी? तो अब हम चलते हैं कि इनहेरिटेंस होगी कैसे? तो इनहेरिटेंस करने का सिंटैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो भी नई क्लास डिफाइन करेंगे उसके बाद आप ये कोलन ऐड करने के बाद एक्सेस लेवल लिखेंगे। जो एक्सेस लेवल होता है ये बेसिकली बताता ये है कि जो आपकी नई क्लास बन रही है उसे डिराइव क्लास कह रहे हैं, वो बेस क्लास से जो भी चीज़ इनहेरिट करेगी वो डिराइव क्लास में अगर ऐड हो रही है तो किस एक्सेस के साथ ऐड हो रही है। क्या वो पब्लिक के तौर पे ऐड हो जाए? यानी कि अगर बेस क्लास में कोई डाटा मेंबर्स थे, तो वो क्या वो डिराइव क्लास में आके भी पब्लिक हो जाएँगे? बेस क्लास में कोई फंक्शंस थे, तो क्या वो डिराइव क्लास में आके पब्लिक हो जाएँगे या प्राइवेट हो जाएँगे? ठीक है? तो ये एक्सेस क्या होगी इनहेरिटेंस के बाद, ये इसको डिफाइन करता है। हम इसको डिटेल में देखेंगे कि इससे क्या-क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक्सेस लेवल की 3 टाइप्स होती हैं। हम प्राइवेट एक्सेस लेवल भी डाल सकते हैं। ये जो एक्सेस लेवल है, ये इनहेरिटेंस का एक्सेस लेवल है। ठीक है? तो इनहेरिटेंस के एक्सेस लेवल में प्राइवेट इनहेरिटेंस भी हो सकती है, प्रोटेक्टेड भी हो सकती है और पब्लिक इनहेरिटेंस भी हो सकती है। उसके बाद हम जब ये इनहेरिटेंस कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बेस क्लास के डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन डिराइव क्लास में आके किस एक्सेस में आके फिट इन होंगे, क्योंकि डिराइव क्लास ने जो अपने डाटा मेंबर्स लिखे होंगे वो भी उसने किसी एक्सेस स्पेसिफायर के साथ लिखे होंगे कि डाटा मेंबर्स में भी सारे प्राइवेट हैं और जो फंक्शंस हैं वो सारे पब्लिक हैं। तो डिराइव क्लास ने अपना बताया था ना, बेस क्लास के जो डाटा मेंबर्स और फंक्शंस थे वो कहाँ जाके फिट इन होंगे, किस पार्ट में, पब्लिक वाले में, प्राइवेट वाले में या कहीं और। तो यहाँ पे एक नई चीज डिफाइन हो रही है, प्रोटेक्टेड। ठीक है, इसको मैं कोड के थ्रू आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। अभी हम पढ़ने लगे जी प्रोटेक्टेड को भी आज के लेक्चर में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनफैक्ट इसी एग्जांपल में आ जाएगा। अभी फॉर द टाइमिंग अभी इस लेक्चर के लिए आप ये समझ लें कि जहाँ-जहाँ पे आपने अभी क्लासेस के अंदर प्राइवेट डाटा मेंबर्स को लिखा था, उनको इनहेरिटेंस में जब आपने यूज़ करना है उन क्लासेस को, तो उस केस में आप प्राइवेट की जगह उन्हें प्रोटेक्टेड डिफाइन करेंगे। ठीक है? तो अभी अगर इनफैक्ट टाइम काफ़ी कम रह गया, हमारा लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ इसको एक्सप्लेन करके कंप्लीट करने की। यहाँ पे एग्जांपल है पॉलीगॉन और रेक्टेंगल ट्रायंगल की। अगर आप वैसे सिंपल इंप्लीमेंटेशन करते तो आप ऐसे डिफाइन करते। पॉलीगॉन के अंदर अपने कुछ प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं, ट्रायंगल के अंदर अपने प्राइवेट डाटा मेंबर्स और पब्लिक मेंबर फंक्शन है, इसी तरह रेक्टेंगल में।
लेकिन अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ या डिटेल में देखें तो ये डाटा मेंबर्स जितने भी हैं वो सारों में कॉमन है, सेम डाटा मेंबर्स हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस और दो एरेज हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट की जो एरे है उसके जो जीरो इंडेक्स पे है वो पहले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट की जो एरे है उसकी जो जीरो इंडेक्स पे है वो उसका रिलेटेड वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स वाई इसका इंडेक्स बाय इंडेक्स मैच हो रहे हैं। यही इम्प्लीमेंटेशन ट्राइंगल में भी है और यही इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रेक्टेंगल में भी है। ठीक है, तो ये तो कॉमन इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद अगर आप देखें तो पॉलीगॉन तो हर तरह के पॉइंट्स को स्टोर कर रही है, ठीक है, वैल्यू स्टोर कर रही है। पॉलीगॉन को एरिया आप इस तरह से डायरेक्ट फाइंड नहीं करते। पॉलीगॉन का एरिया फाइंड करने के लिए भी आपको स्पेशलाइज्ड टाइप की क्लासेस में जाना पड़ता है। तो ये सबसे पहले अगर आप रेक्टेंगल को देखें यहाँ पे, तो रेक्टेंगल के पास एरिया का फार्मूला है और ट्राइंगल के पास एरिया का फार्मूला है, और शायद इन सबको मिला के आप किसी पॉलीगॉन का फार्मूला भी बना लेते हैं, एरिया का फार्मूला। ठीक है, तो हमें ये नजर आ गया कि कॉमन इन्फॉर्मेशन भी है और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल भी है। रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया डिफरेंटली कैलकुलेट होगा। ठीक है। तो जब हमने ये चीज देख ली, ये बिहेवियर देख लिया, तो हमने कह दिया ठीक है जी, अ, अगर रिलेशनशिप देखें तो पॉलीगॉन के पास वो सब कुछ है जो कि रेक्टेंगल के पास भी है और ट्राइंगल के पास भी है। लेकिन रेक्टेंगल ट्राइंगल के पास कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी है। तो रिलेशनशिप क्या बनता है, रेक्टेंगल इज अ पॉलीगॉन, ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस रिलेशनशिप है। तो जब इनहेरिटेंस रिलेशनशिप की टर्म्स में कोड लिखेंगे तो हम करेंगे क्या, कि जो पॉलीगॉन की क्लास है उसमें प्राइवेट को सबसे पहले प्रोटेक्टेड में कन्वर्ट कर देंगे। इसका हमें फायदा ये होगा एक्चुअली के प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर जो होते हैं वो नॉर्मल क्लासेस के लिए बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे प्राइवेट डाटा मेंबर्स कर रहे होते हैं, यानी कि मेन में एक्सेसिबल नहीं है, क्लास के मेंबर फंक्शंस को एक्सेसिबल है। ठीक हो गया। तो नॉर्मल फंक्शनैलिटी के लिए प्रोटेक्टेड वही है जैसे प्राइवेट है, लेकिन इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का मतलब डिफरेंट हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप एज्यूम कर लें कि जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स हैं, ये मेंबर फंक्शंस जैसे ये सेट का फंक्शन है, इसमें तो यूजेबल है, एक्सेसिबल है। लेकिन अगर मैं मेन में कॉल करूँगा तो मेन में ये नंबर ऑफ वर्टिसेस या एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है ये एक्सेसिबल नहीं होंगे यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉलीगॉन क्लास। लेकिन इनहेरिटेंस में थोड़ा सा फायदा हो जाएगा जब मैं एक्सेस लेवल प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड कर दूंगा। तो हमने जब कोड लिखा रेक्टेंगल का, तो हमने सिर्फ ये सिंटेक्स यूज किया इनहेरिटेंस का, कि इनहेरिटेंस में हमने कह दिया जी कि रेक्टेंगल इनहेरिट्स एवरीथिंग फ्रॉम द पॉलीगॉन क्लास एंड द एक्सेस इज पब्लिक। अब पब्लिक एक्सेस का मतलब ये होता है कि पॉलीगॉन की क्लास में जो कुछ पब्लिक है वो रेक्टेंगल की क्लास में भी पब्लिक में ऐड हो जाएगा। पॉलीगॉन की क्लास में जो कुछ प्रोटेक्टेड है वो रेक्टेंगल की क्लास में भी प्रोटेक्टेड में आके ऐड हो जाएगा। ठीक है। प्राइवेट थोड़ा स्पेशल केस है, हम उसको डिस्कस नहीं करते अभी। ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर जो स्पेसिफिकली है ही इसी एक्सेस टाइप के ऊपर, उसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी ये क्लियर हो गया कि प्रोटेक्टेड का फायदा ये है कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स अगर हम इनहेरिटेंस करें तो इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इसको पब्लिक इनहेरिटेंस कह रहे हैं, इसमें जैसा डाटा मेंबर बेस क्लास में डिफाइन है उसी एक्सेस के साथ वो डिराइव क्लास में भी आ जाएगा। तो रेक्टेंगल के अंदर जो डाटा मेंबर्स हैं पॉलीगॉन वाले वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे और जो फंक्शन है सेट का वो पब्लिक ही रहेगा। तो हम इतना सा कोड लिखेंगे जो इस येलो सी रेक्टेंगल में लिखा हुआ है। लेकिन जो कंपाइलर जनरेट करेगा हमारे लिए कोड, वो ये वाला कोड होगा जो कि इस पिंक रेक्टेंगल में लिखा हुआ है। कि वो करेगा क्या, कि वो करेगा कि रेक्टेंगल की क्लास में ये सारा का सारा पार्ट, यहाँ तक जो मैंने लिखा है सारा का सारा पार्ट खुद से ऐड करेगा, प्लस ये जो सेट का फंक्शन है ये भी खुद से हमारे लिए पॉलीगॉन की क्लास में से कॉपी करके ऐड कर देगा। हमने सिर्फ जो फंक्शन लिखना है वो एरिया का फंक्शन लिखना है। तो हमें देखें कितनी जल्दी एक नई क्लास डेवलप हो गई, कोड हो गई, कंप्लीट हो गई, बेस्ड ऑन के हमने पुरानी फंक्शनलिटी जो पॉलीगॉन की थी उसको रीयूज की। ठीक है जी। क्वेश्चन है कि हम मल्टीपल बेस क्लासेस कैसे बनाएंगे। तो उसका तरीका ये है कि जैसे मैंने लिखा पब्लिक पॉलीगॉन, तो इस पॉलीगॉन के बाद कॉमा लगाएं और दोबारा एक्सेस स्पेसिफायर लिख के दूसरी क्लास का नाम, फिर कॉमा लगा के एक्सेस स्पेसिफायर लिख के तीसरी क्लास का नाम, एंड सो ऑन, जितनी मर्जी क्लासेस को आप बेस क्लासेस बना लें। तो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट होती है और हर लिस्ट में आपने मेंशन करना होता है कि इस स्पेसिफिक बेस क्लास से कैसे इनहेरिट करना है। तो पब्लिक इनहेरिटेंस सिंपल है, वो मैंने भी एक्सप्लेन की है।
इसके अलावा प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस भी होती है। और अगर आप कुछ भी ना मेंशन करें, यहाँ पे सिर्फ ये कोलन ऑपरेटर के बाद पॉलीगॉन लिख दें, तो जो इनहेरिटेंस होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट इनहेरिटेंस होगी और वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, उसका यूजुअली आपको फ़ायदा भी बहुत कम होता है। अच्छा, टाइम एंड स्पेस की बात करें तो एग्ज़ीक्यूशन टाइम में देखिए फंक्शन कॉल होना है तो फंक्शन कॉल तो होना है, तो एग्ज़ीक्यूशन टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। स्पेस ऑफ योर कोड, ऑफ कोर्स आपने जो कोड राइट किया है, आपकी सीपीबी फाइल का साइज़ छोटा है, ठीक है? लेकिन जो बाइनरी बनेगी उसका साइज़ इनफैक्ट उसका भी साइज़ थोड़ा-सा छोटा होगा, क्योंकि वो कॉमन कोड जो है वो एक ही जगह लिखा होगा और ये सिर्फ़ रेफ़र कर रहा होगा कि मैं उस कॉमन कोड को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? तो शायद स्पेस थोड़ी-सी आपकी बाइनरी की कम हो जाएगी, लेकिन आपके टाइम के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि टाइम तो फंक्शन कॉल ने अपना टाइम लेना ही लेना है, बेशक वो बेस क्लास से फंक्शन आपकी डिराइव्ड क्लास में आया हो, बेशक आपकी डिराइव्ड क्लास ने अपना फंक्शन खुद लिखा हो। तो वो उसमें टाइम के केस में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है जी, अच्छा जी। अच्छा, और यहाँ से आगे जाएँ तो ट्रायंगल की क्लास भी इसी तरह इनहेरिट हो जाएगी पॉलीगॉन की क्लास से। फिर एक और एग्ज़ाम्पल है पॉइंट की। पॉइंट और सर्कल और 3D पॉइंट, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है? तो जो पॉइंट है उसके अंदर सिर्फ़ एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं और अगर साथ उनको सेट करने का एक सेटर फंक्शन है। अ, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर हमने यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो सर्कल का पॉइंट से रिलेशनशिप यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया हुआ है, जिससे मे बी कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन सेंस बनती है यहाँ पे। सर्कल इज़ अ पॉइंट विद अ रेडियस, ठीक है? हालाँकि कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि सर्कल हैज़ अ पॉइंट एज़ अ सेंटर और फिर सर्कल के पास एक रेडियस होता है जिसके ऊपर वो अपने अपने एरिया को बता सकते हैं। लेकिन सर्कल हैज़ अ पॉइंट भी ठीक है, सर्कल इज़ अ पॉइंट विद अ रेडियस इस जगह पे एग्ज़ाम्पल ऐसे है, क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा डिटेल में देखें तो जो सर्कल है, सर्कल के पास एक्स, वाई एग्ज़ैक्टली उसी तरह पड़े होंगे। अगर आप सर्कल डॉट एक्स करें या सर्कल डॉट वाई करें तो वो सेंटर का एक्स, वाई ही कंसीडर होगा। क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं सर्कल के पास। तो सेंटर की अलग से क्लास बना के या पॉइंट की क्लास बना के कंपोज़ करने से बेहतर है कि सर्कल के अंदर ही एक्स, वाई और उसका रेडियस आर लिख लें। ठीक है? तो यहाँ पे भी इनहेरिटेंस बनती है। तो सर्कल को पॉइंट से इनहेरिट कर लिया और इसी तरीके से हमने 3D पॉइंट को भी हमने पॉइंट से पॉइंट से इनहेरिट कर लिया। तो उसमें एक ज़ी कोऑर्डिनेट नया डाला है 3D पॉइंट के अंदर और सर्कल के अंदर सिर्फ़ जो आर है वो हमने नया डाला है। इसी लाइन्स पे चलें तो हम इस हायरार्की को बाद में कभी ज़रूरत पड़े तो मज़ीद एक्सटेंड कर सकते थे कि पॉइंट से 3D पॉइंट बनाया था, 3D पॉइंट से हम स्फीयर बना सकते थे, ठीक है? तो देखिए अगर स्फीयर की हमें कोई ज़रूरत पड़ी है एकदम से, तो हम ये कह सकते थे कि हमारे पास जितना कोड पहले से लिखे उसको रीयूज़ करके बहुत जल्दी से ये क्लास इम्प्लीमेंट हो सकती है, कि 3D पॉइंट से इनहेरिट कर लें स्फीयर को तो उसमें सिर्फ़ एक रेडियस डालना है। तो अ स्फीयर इज़ अ 3D पॉइंट विद अ रेडियस। तो उसकी तीनों डायमेंशंस में उस पॉइंट के अराउंड जो कुछ बनेगा वो स्फीयर बन जाएगा। अम, अच्छा, यहाँ पे जो प्राइवेट लिखा हुआ है देखिए डिराइव क्लासेस में प्राइवेट लिखा हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे आपने बहुत अच्छा बल्कि पिक किया है फैज़ान, ये जो 3D पॉइंट के अंदर प्राइवेट है, इसे यहाँ पे प्राइवेट नहीं, इसे यहाँ पे प्रोटेक्टेड ही होना चाहिए था। ठीक है, बल्कि इनफैक्ट इसको ठीक करूँगा और फिर मैं इसको अपलोड करूँगा स्लाइड को। इसको प्रोटेक्टेड ही होना चाहिए था 3D पॉइंट क्लास के अंदर ज़ी कोऑर्डिनेट को। क्योंकि जब ये इनहेरिट हो रहा है तो ये अगर पब्लिक इनहेरिटेंस भी होगी तो ये प्राइवेट डाटा मेंबर्स थोड़ा-सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। लेकिन जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स होते हैं वो आपकी डिराइव्ड क्लास में एज़ प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है? तो ये मैंने ठीक करना है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। प्रोटेक्टेड इन फैक्ट फॉर द टाइम बीइंग फॉर दिस लेक्चर एक्चुअली मैं इस लेक्चर में इसकी डिटेल और ज़्यादा नहीं खींचूँगा। लेकिन सिर्फ़ इतना सा बताना ज़रूरी है कि जो पहले आप प्राइवेट पढ़ते थे कि ये डाटा मेंबर्स को हमने प्राइवेट डिफाइन किए। असल में अगर अगर हम देखें उसकी एसेंस ये थी कि वो सारा काम जो अभी तक हमने पढ़ा था, वो सारा काम प्रोटेक्टेड भी कर रहा था। ठीक है? तो वो असल में प्रोटेक्टेड ही था। जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं या प्राइवेट फंक्शनैलिटी होती है किसी क्लास की, वो इनहेरिटेंस में बहुत डिफरेंटली बिहेव करती है। तो जिस चीज़ को आप पहले प्राइवेट कर रहे थे, असल में वो प्रोटेक्टेड थी और अब हम प्राइवेट को दोबारा एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें एडिशनल और क्या कुछ हिडन था।
कौन सी इन्फॉर्मेशन हिडन थी। तो प्राइवेट डाटा मेंबर जो होते हैं वो इनहेरिटेंस में बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं, जबकि जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स होते हैं वो एज इट इज आगे प्रोटेक्टेड की तरह यूज होते रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि थर्ड पॉइंट इनहेरिट, 3D पॉइंट इनहेरिट एवरी इंक्लूडेड पॉइंट। जी, 3D पॉइंट ने पॉइंट क्लास से एक्स वाई ले लिया था और जी अपना ऐड किया था, और उसके बाद सफेयर ने उसके अंदर आर भी ऐड कर दिया, तो सफेयर के पास एक्स वाई जी और आर तीनों आ गए हैं। ठीक है, एवरीथिंग जी, एग्जैक्टली एवरीथिंग। जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो ऐसा चूज नहीं करते। ठीक है, जो कुछ पेरेंट क्लास के पास है वो डिराइव क्लास के पास आ जाता है। हम चूज करके नहीं कह सकते कि सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आए, बाकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ना आए। ठीक है, हम यूज ना करें और बात है, लेकिन आएगी जरूर, डिराइव क्लास के पास लास्ट में वो इन्फॉर्मेशन होगी। इंटीजर कोड वाला पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट पॉइंट क्लास मेंबर्स आर ऑफ integer, and in 3D point we have double number. हाँ नहीं, ये ठीक बात है ना। देखें, जो अच्छा एक मिनट, जो सर्कल है उसके अंदर तो ये बात ठीक थी कि आपके पास पॉइंट और पॉइंट तो एक्स वाई इंटीजर वैल्यूज ही होती हैं, और जो सर्कल होता है उसमें रेडियस को आप कोई भी वैल्यू, डबल वैल्यू भी दे सकते हैं, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कोई नंबर ही हो। ठीक है, वो पॉइंट्स में भी हो सकता है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है वो इंटीजर्स में ही होंगे। अच्छा, जो दूसरा केस है पॉइंट और 3D पॉइंट वाला, यहाँ पे शायद डबल की सेंस नहीं बनती, यहाँ पे इसको इंटीजर ही होना चाहिए था कि एक्स वाई जी तीनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर होने चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे जब स्फीयर आएगा तो स्फीयर के अंदर डबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, रियल वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद मैं क्वेश्चंस आंसर करूँ। ठीक है, तो जो कोड है वो पे चलिए हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। आपकी जो पहले मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसमें वो मौजूद है, आप वहाँ से वो लेक्चर में से कोड की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस कर लूँगा। अच्छा, क्वेश्चन है कि इफ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट, फर्स्टली बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड एट द टाइम ऑफ डिस्कशन फिर। अब बच्चे ये क्वेश्चन मैंने भी, ये तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की तो अभी बात ही नहीं हुई है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ दी ऑब्जेक्ट होगी। अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि किस तरह से हमारे पास इनहेरिटेंस होती है। अभी इनहेरिटेंस की कुछ बेसिक सी चीज़ें हमें पता चली हैं कि हाँ जी, सब कुछ जो बेस क्लास में वो डिराइव क्लास में आ जाता है। हमने बिल्कुल सिंपलेस्ट जो फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस है, पब्लिक इनहेरिटेंस, वो देखी है, और उसके अंदर हमने डाटा मेंबर्स को भी प्रोटेक्टेड ही रखा है, ताकि वो हमारे पास एज प्रोटेक्टेड ही आगे ऐड हो जाए। ठीक है, तो अभी बहुत सिंपल एग्जांपल्स ही हमने किए। इसके अंदर इनफैक्ट छोटे 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 कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने अगले 2 लेक्चर्स में डिस्कस करने हैं। तो जब वो हो जाएंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारे पॉइंट्स मिलके कुछ कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को भी हैंडल कर सकते हैं। अच्छा जी, तलाल आप प्राइवेट की जगह पब्लिक क्वेश्चन पूछें ताकि सबको नजर आए क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इज एवरी डायमंड स्ट्रक्चर विल रिप्रेजेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखिए, डायमंड तो बनेगा ही तब ना जब इस क्लास से 2 पाथ्स निकलते होंगे जो कि ऊपर की तरफ 2 क्लासेस पे जाएंगे और वो आगे कोई कॉमन एंसेस्टर रखते होंगे। तो डेफिनेटली डायमंड प्रॉब्लम तभी बनेगा जब मल्टीपल इनहेरिटेंस हुई है, वरना तो डायमंड प्रॉब्लम बन ही नहीं सकता जब मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हुई, क्योंकि एक क्लास के 2 डिफरेंट तरफ से कॉमन इंफॉर्मेशन आएगी तो डायमंड प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का ही है, तभी डायमंड प्रॉब्लम है, वरना डायमंड प्रॉब्लम नहीं हो सकता।